बच्चों नमस्कार। आपके साथ आपके बीच में फिर से आ गए नए टॉपिक के साथ। कल माध्यिका पूरा किया था और आज माध्यिका से मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं चतुर्थक मान। कौन सा मान? चतुर्थक मान, या जिसको कहते हैं क्वार्टाइल वैल्यू। नाम से पता है आंकड़ों को ये चार बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है बेटा? चार बराबर भागों में। यानी परिभाषा पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे कि चतुर्थक वो मान है जो आंकड़ों को चार बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आंकड़ों को हमने एक रेखा के द्वारा दिखाया गया और इस रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट ए और लास्ट एंड पॉइंट जो है वो बी है। इसको चार भागों में बांटने के लिए एक, दो और तीन। आप कहेंगे कि सर चार, हाँ बिल्कुल, तीन पॉइंट जो लगाएंगे वो इसको चार भागों में बांटे। आपने देखा ये चार भाग हो गए। एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है और चौथा भाग ये है। चार भागों में बांटे। और चार भागों में बांटने के लिए कितने चतुर्थक आए हैं? ये आपका पहला चतुर्थक है Q1, ये आपका दूसरा चतुर्थक है Q2 और ये तीसरा चतुर्थक है Q3। क्लियर है बेटा? आज कल एक बात आई थी कि सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो, तो आज बिल्कुल आराम से हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो सबसे पहला जो है वो Q1 है और Q1 चतुर्थक का हम दूसरा नाम लेते हैं निम्न चतुर्थक। क्या कहते हैं बेटा? निम्न चतुर्थक जो है वो इसका दूसरा नाम, क्योंकि सबसे छोटा मान है चतुर्थकों में, इसलिए इसको निम्न चतुर्थक कहा गया है। दूसरा जो है Q2, इसको मध्य चतुर्थक कहते हैं। कौन सा चतुर्थक कहते हैं? मध्य चतुर्थक। अब एक चीज देखिए, ये बीच में है इसलिए इसने हमको क्या कहा? मध्य चतुर्थक कहा। लेकिन कल हमने माध्यिका पढ़ी थी, माध्यिका भी बीच में होती है, इसलिए मध्य चतुर्थक जो है वो माध्यिका भी होता है। दिमाग में रख लेना। यानी आपको यहाँ पे इस सवाल में माध्यिका निकालने की जरूरत पड़ेगी और आपको Q2 का मान पूछेगा भी नहीं। Q2 का मान पूछने से पहले आपको यही पूछ लेगा कि इस सवाल में जो है माध्यिका ज्ञात करो। और इसी तरह से आपका Q3, जिसको तीसरा चतुर्थक कहते हैं और इसका दूसरा नाम है उच्च चतुर्थक। क्या कहते हैं बेटा इसका? उच्च चतुर्थक। ये तीन चतुर्थक आपके आ गए, Q1, Q2 और Q3। प्रश्न बनता है किन्हीं भी आंकड़ों में चतुर्थकों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चे लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चतुर्थक नाम आया है, चार भागों में बांट रहा है, इसलिए चतुर्थकों की संख्या चार हो जाएगी। नहीं बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किन्हीं भी आंकड़ों में चतुर्थकों की संख्या होती है कितनी? तीन। कितनी होती है? तीन। भागों में कितने में बांटता है? चार भागों में। ये बात प्रश्न जो है वो कंफ्यूज करने वाली हमेशा होती है। छोटा मोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तीन के बजाय चार और चार के बजाय तीन लिख देते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि चतुर्थक जो है वो किन्हीं आंकड़ों को कितने भागों में बांट रहे हैं, तो आप लिखेंगे चार। और अगर ये पूछा जाता है चतुर्थकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे तीन। अब इन तीनों चतुर्थकों का मान याद करने के जो फॉर्मूलाज हमारे हैं वो फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला तीनों के अलग अलग लिखेंगे हम। जैसे पहला चतुर्थक है आपका Q1 बराबर निकालने के लिए हम करेंगे n+1/4 मान। n+1/4 मान, ये पहला चतुर्थक आ गया। Q2 ज्ञात करने से पहले मैं Q3 का मान ज्ञात कर लूँ। Q3 बराबर n+1 को जो है ना 3 से मल्टीप्लाई और कर दो। ये आपका जो है वो Q3 मान जो है वो आएगा आपका, वो तीसरा चतुर्थक आएगा। दूसरे चतुर्थक का जो फॉर्मूला हमने लिखा क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं लिखा कि दूसरा चतुर्थक हमने जैसा बताया कि माध्यिका ही होता है। यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए, तो n+1/2 मान जो है वो आपका दूसरा चतुर्थक। कल भी हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई करके काफ़ी सारे सवाल इससे किए थे। तो ये आपके तीन चतुर्थक मान ज्ञात करने की, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल देखें, हम इसका उदाहरण देखेंगे।
बिल्कुल माध्यिका के जैसे प्रश्न बनेंगे उसी तरह के इसमें भी स्थान का महत्व है, जैसे माध्यिका में स्थान का महत्व है, बिल्कुल चतुर्थकों में भी स्थान का महत्व है। तो एक एग्जाम्पल देखें हम, जैसे कोई भी एक विविध श्रृंखला है आपकी 12, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 29 और 31। कितनी वैल्यू होगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये संख्याएं हो गई बेटा कितनी? 9। यानी n का मान जो है वो इसमें कितना आ गया? 9 आ गया। इस सवाल से जैसे हम ज्ञात करना चाहें Q1 का मान, तो Q1 का मान होगा 9 + 1/4। 9 + 1/4। अब 9 + 1/4 का मतलब 9 + 1/4। ये आपका आ गया 10 और बटा 4, और 10/4 का मान Q1 बराबर आपका आ गया 2.5वां मान। देखिएगा, दूसरा मान जानते हैं, तीसरा मान जानते हैं, चौथा मान जानते हैं, लेकिन ये 2.5वां मान का मतलब ये 2.5 क्या है? 2 और 3 के जस्ट बीच का मान है। 2 और 3 के जस्ट बीच का मान है। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि दूसरा मान और तीसरे मान के बीच का मान है। यानी इसका मान ये हो सकता है कि 15 और +17/2। 15 + 17/2। 15 और 17 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 32 आ गया, और 32 में 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 16 आ गया। यानी यहाँ पे इस सवाल में Q1 का मान जो आ गया वो आ गया बेटा 16। क्लियर है? ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह का जैसे हम कोई एक सब इसमें Q3 का मान ज्ञात करना चाहेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ Q3 बराबर, ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, 3 n + 1 यानी 9 + 1/4, या ये आ गया 3 × 10/4। ये आपका आ गया 30/4, और 30/4 का मतलब 7.5, और 7.5 इसका मतलब ना तो ये 7वां मान है ना ये 8वां मान है। ये कौन सा मान है? ये 7वें और 8वें के बीच का मान है। 7वां मान देखिए इसमें कौन सा? 3 3 6 7, ये आपका 7वां मान और ये आपका 8वां मान है। यानी यहाँ पे Q3 का मान जो बेटा होगा वो 7वें और 8वें के बीच का मान होगा 27 + 29/2, और 27 और 29 को जोड़ दिया हमने तो ये आपका आ गया 56/2। यानी ये आपका आ गया, इनके बीच का मान वैसे भी आपको दिख रहा है 28 होगा। 27 और 29 के बीच में 28 मान होता है। यहाँ भी आप देखेंगे जैसे 15 और 17 के बीच का मान जो है वो 16 होता है। तो ये सीधा सीधा जोड़ के 2 का भाग दे के भी 16 ज्ञात कर लें। सीधा यहाँ पे दिख रहा 15 और 17 के बीच का मान जो है वो 16 होगा। तो ये आपका जो है वो चतुर्थक का मान हो गया है। इसी तरह से और किताब के एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखना, वो आपके हो जाएंगे। इसके बाद एक बात आती है, उसकी ज़्यादा डिटेल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक शब्द आता है परसेंटाइल। क्या आता है बेटा? परसेंटाइल, या जिसको हम कहते हैं शतमक। शतमक कहते हैं। शतमक में बिल्कुल चतुर्थक की तरह से ही ये होगा, और चतुर्थक की तरह से होगा। चतुर्थक में हमने क्या कहा था? चतुर्थक आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटता है। तो शतमक जो है वो आंकड़ों को 100 बराबर भागों में बांटता है। दिमाग में रखो, कितने भागों में बांटता है बेटा? 100 भागों में बांटता है। चतुर्थक में हमने देखा था कि 4 भागों में बांटता है। तो कितने चतुर्थक बने थे? 1 2 एंड 3। यहाँ पे 100 बराबर भागों में बांट रहा है, तो शतमकों की संख्या जो होगी वो आपकी 1 कम होगी। वहाँ पे 4 से 1 कम हुआ था ना, 3 हुए थे, तो यहाँ पे 100 से 1 कम होगा, 99 होगा। यानी शतमक जो है आपके होंगे
वो कितने होंगे, 99 होंगे। और बीच का मान मतलब 50वां जो मान है वो यहाँ पे माध्यिका होगी, 50वां मान जो है वो माध्यिका होगी। तो शतमक में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सीधा एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछ ले कि शतमक जो है वो कितने भागों में बांटता है, तो 100 भागों में बांटता है। और किसी भी आंकड़ों में शतमकों की संख्या कितनी होगी, तो वो शतमकों की संख्या जो है वो आपकी 99 होगी। ये शतमक की पूरी बात आपकी आ गई है। और इसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका वो आता है बहुलक का। बहुलक बिल्कुल इजी है आपका। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था माध्य। माध्य जो है वो हमने कहा था चरम मानों से प्रभावित होता है, यानी जितने सारे बड़े मान होंगे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। माध्यिका जो है वो चरम मानों से प्रभावित नहीं होती है, इतना दिमाग में रख लेना। एक छोटा सा प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा औसत ऐसा है जो चरम मानों से प्रभावित होता है। और आपके 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, मान लीजिए समांतर माध्य दे दिया, माध्यिका दे दी और बहुलक दे दिया, और उसके बाद में एक चौथा ऑप्शन और दे दिया, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे चरम मानों से प्रभावित होने वाला मान जो है वो समांतर माध्य होगा, माध्यिका नहीं होगा, बहुलक नहीं होगा, और ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है। इसको कई तरह से पूछा जा सकता है कि क्या माध्यिका जो है वो चरम मानों से प्रभावित होती है। यस और नो में आपका आंसर पूछे तो माध्यिका प्रभावित नहीं होती है, बहुलक प्रभावित नहीं होता है, तो कौन सा प्रभावित होता है, समांतर माध्य जो है वो प्रभावित होता है। ये दिमाग में रखेंगे आप। और अब बात करते हैं बहुलक की। बात समझ में तो आ ही रही होगी आप लोगों को। बहुलक का मान जैसे ज्ञात करना हो तो आपको जैसे कई बार क्या होता है कि बहुलक ज्ञात करना, बहुलक क्या होता है किस तरह से देखेंगे। कुछ आंकड़ों की तीनों ही औसत जो हैं वो हमारे आम जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको इम्प्लीमेंट हम करके देखेंगे आम जीवन में कहाँ कहाँ लागू होते हैं। गणित के बारे में कई बार कहते हैं अरे हमने त्रिकोणमिति पढ़ी, आम जीवन में कहाँ लागू करेंगे, वो कॉन्सेप्ट पूरा उसको आम जीवन में कहाँ लागू करेंगे। लेकिन बहुलक, माध्य और माध्यिका को जो है आम जीवन में लागू हम करेंगे। बहुलक जो है वो किसी एक मान का ज़्यादा संकेंद्रण हो, उसको बहुलक कहते हैं। यानी एक मान जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम बहुलक कहेंगे। एक चीज़ हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिएगा लड़के लोग जो है वो शर्ट खरीदेंगे, किसी मार्केट में जाएंगे शर्ट खरीदेंगे, तो वहाँ पे खरीदने जाएंगे तो सबसे जो है फेवरेट कलर है लड़कों का वो देखने जाएंगे तो खरीदेंगे। भाई कौन सा खरीदेंगे बताएं, कि भाई ब्लू कलर की शर्ट खरीदेंगे, लड़कों में काफ़ी पॉपुलर कलर है नीला। समझ में आई बात। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के शर्ट्स जो हैं उनमें से बहुलक कौन सा हो गया, तो ब्लू हो गया। क्योंकि मान लीजिए 100 लड़कों ने शर्ट खरीदे और 100 लड़कों में से लगभग 25, 30, 40, 50 लड़कों ने जो है वो नीले रंग का शर्ट खरीदा जो है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे आपका बहुलक होगा वो नीला होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता, इसकी आवृत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा है। और बेटियां जब जाएंगी खरीदने, गर्ल्स जो जाएंगी, लड़कियां खरीदने जाएंगी, वहाँ पे आपका माँ क्या खरीदेंगी, वहाँ पे आपके टॉप खरीदने हैं, वहाँ पे आपके शूज़ खरीदने हैं, सैंडल खरीदने हैं। दुकान वाले कहेंगे अंकल प्लीज हमको कौन सा कलर दिखाइए, कौन सा कलर, पिंक। इनका बस चले ना तो रोटी भी गुलाबी हो जाए। कहने का मतलब अगर लड़कियां कोई चीज़ खरीद रही हैं तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा खरीद रही हैं, पिंक। तो इस सवाल के मामले में जैसे हो जाएगा बहुलक हमारा पिंक हो गया। कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा लड़कियां मार्केट में गई हैं और कुछ उनके कपड़े वगैरह खरीदे हैं, नीला, पीला, हरा,
और पिंक, पिंक ही लिखता हूँ ना, पिंक ज़्यादा बेटर लगता है गुलाबी की बजाय, है ना। और मान लीजिए 100 लड़कियों में से 20 लड़कियों ने नीला खरीदा, 10 लड़कियों ने ये खरीदा और पिंक खरीदा, कितनी लड़कियों ने 60 ने, और ये मान लीजिए हो गया ना 100 लड़कियों में से ये खरीदा। तो अब बहुलक ज्ञात करेंगे तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो 60 खरीदा है। ये बहुलक है, ये सामान्य से कॉन्सेप्ट जो है इसका। बहुलक शब्द इंग्लिश में सामान्यतः हम इसको लिखते हैं मोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, मोड लिखते हैं। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, और आपकी एनसीईआरटी किताब में इसको बार बार M0 से लिखा हुआ है। और इसका मोड जो बना था वो बना था फ्रेंच वर्ड ला मोड से, यानी फ्रेंच शब्द बहुलक के लिए यूज किया गया ला मोड, LAMODE। ला मोड जो है वो उससे बाद में इंग्लिश में इसको चेंज करते करते केवल हमने मोड ले लिया। तो ये जो है वो आपका मोड हो गया। अब बात आती है इसके परिकलन की, इसकी कैलकुलेशन की। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कैलकुलेशन करने के लिए जैसे हम छोटी सी एक श्रृंखला लेंगे, विविध श्रृंखला, कुछ मान लेंगे और उसमें हम ज्ञात कर लेंगे। समझ में तो आ रही है ना बेटा बात। बड़े आराम से आज बहुलक को करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये हमने एक उदाहरण लिया, और उदाहरण जो है मान लीजिए सिंपल उदाहरण में एक लेता हूँ। यहाँ पे 2 3 4 3, 2 की बजाय हमने छोड़ दिया 2 को। इससे संबंधित सवाल जो है थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, उसको बताऊंगा बाद में। ऐसे सवाल भी बनेंगे हमारे। यहाँ पे मान लीजिए 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 10 आ गया। ये कुछ एक मान हमने लिए हैं और इसमें ज्ञात करना हमको क्या, मोड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, मोड या बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने ये कहा है कि जो संख्या ज़्यादा बार है उस ज़्यादा बार संख्या को लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 जो है वो एक बार है, 3 जो है वो एक बार है, 4 जो है वो एक बार, 1 और 2 बार है, 5 एक बार, 7 एक बार, 9 एक बार, 10। सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है, 4 है। तो इस सवाल के मामले में M0 का मान हो गया 4। कई बार हम इसको Z भी लिखते हैं, Z का मान हो गया बेटा कितना, 4। ये एक सामान्य जो है प्रश्न, एक सबसे इजी एग्जाम्पल जो है वो हमने लिया था। एक आध उदाहरण लेके और चलें हम इसको। जैसे आपकी बुक के एग्जाम्पल को लेके चलें हम। इस तरह से नहीं, कोई विविध श्रृंखला आपको दे दी और उस विविध श्रृंखला के आधार पे हमने जो है ना इसको किया, तो कैसे करेंगे। एक श्रृंखला दे दी कि चर जो है वो आपका दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी दी हुई है इस चर की बारंबारता। ये चर आपके आ गए 10, 20, 30, 40 और 50, और बारंबारता दे दी 2, 8, 20, 10 और 5। ये बारंबारता दे दी। अब इसके माध्यम से हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बेटा बहुलक बार बार, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुलक वो संख्या होगी जो सबसे ज़्यादा बार होगी। तो देखिए 10 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। 20 जो है वो कितनी बार, 8 बार है। 30 जो है वो कितनी बार है, 20 बार है। और 40 जो है वो कितनी बार है, 10 बार। और 50 है वो कितनी बार है, 5 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, ये जो मान है 30, कितनी बार है, 20 बार है। इसलिए इसको कहेंगे हम कि ये आपका बहुलक होगा। इस प्रश्न में बहुलक का जो मान होगा वो कितना होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही मान है। ये आपका बहुलक हो गया है। लेकिन अगर आपकी श्रृंखला समूहित रूप में दी गई सतत श्रृंखला है, तो सतत श्रृंखला में हम जो है वो क्या, किस तरह से सवाल को करेंगे। एक आध एग्जाम्पल से इसको हम पहले करेंगे।
इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम्पल लेने से पहले मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करना बता दूं। m0 बराबर जेड भी लिखते हैं, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, l प्लस d1 बटा d1 प्लस d2 और गुणा जो है h, या कई बार इसको I भी लिखते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। अब आपने फॉर्मूला 9th-10th में जो पढ़ा होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग पढ़ा होगा। आपको याद होगा 10th क्लास आप पढ़ के आए थे, मोनिका मैडम ने पढ़ाया होगा, तो कहा होगा इस तरह से लिखा हुआ होगा कि m0 बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा I। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। आप आगे चल के देखेंगे कि इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे डिफरेंस नहीं है वो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये L जो है वो L है आपका बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। बहुलक वर्ग की न्यूनतम या निम्नतम एक ही बात है बेटा, निम्नतम सीमा क्या है, न्यूनतम सीमा। D1 जो है वो D1 आपका है एक तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता और इससे जस्ट पहले वाला जो वर्ग है, बहुलक वर्ग से जस्ट पहले वाला वर्ग, पूर्व वर्ग की बारंबारता का अंतर। यानी मान लीजिए बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है वो 5 है और बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता 3 है, तो D1 का मान जो होगा 5 माइनस 3 हो जाएगा और 5 माइनस 3 का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात आ गई D1 की। अब बात आती है D2 क्या है। D2 जो होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा अलग है, कोई विशेष फर्क नहीं है। पहला जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता और D1 में पूर्व वर्ग था ना, D2 में इसके बाद के वर्ग की बारंबारता का अंतर, इसके बाद के वर्ग की बारंबारता का अंतर, ये D2 हो गया। अब बात आती है और क्या रह गया आपका, L आ गया, D1 आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया, H आ गया। H लिखे I लिखे बात एक ही है, H या I जो है वो एक ही बात है। ये होता है हमारा वर्ग अंतराल। क्या होता है बेटा, वर्ग अंतराल। आई थिंक क्लियर है इस फॉर्मूला को, और इस फॉर्मूला की सहायता से बड़े प्रश्न जो है उनको हम कर सकते हैं। एक आध उदाहरण के जरिए जो है इसको हम देखेंगे। लिख लीजिएगा इसको, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब एक आध उदाहरण जो है वो हम देखेंगे, आपकी किताब का उदाहरण या कोई भी उदाहरण जो है हम लेके चलेंगे। जैसे किताब के उदाहरण को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने एक श्रृंखला बनाई हमने। ये आपके चर जो हैं वो आ गए और यहाँ पे आपकी जो है वो f, मैं सीधा f लिख रहा हूँ उसको, बारंबारता। आप बारंबारता चाहें तो बारंबारता लिख दें। एक सवाल है 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, और 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। बारंबारता का मान दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिएगा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये आपकी बारंबारता। अब देखिए इस सवाल की सहायता से जो है, इस प्रश्न की सहायता से हम बहुलक का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें ये ढूंढना है सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है।
सबसे ज़्यादा बारंबारता ये रही आपकी 11 जो है वो सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो हमारा बहुलक वर्ग कौन सा आ गया? 55 से 60। बहुलक वर्ग आ गया हमारा 55 से 60। बिल्कुल बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद में m0 का मान लिख लेंगे हम l, स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें डजेंट मैटर, d1 बटा d1 प्लस d2 और गुणा h लिखें या i लिखें। अब देखिए l जो है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा, बहुलक वर्ग कौन सा है? 55 से 60 है, तो बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा कितनी आ गई बेटा? 55 आ गई। अब हमने कहा था d1 जो है माध्यिका वर्ग, सॉरी बहुलक वर्ग और इससे पूर्व वर्ग की जो बारंबारताएं हैं उनका डिफरेंस, 11 और 5 का डिफरेंस। चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना कि कभी ऐसा नहीं लिखना कि 5 में से 11 घटाए तो सर -6 बच गया। माइनस प्लस का झंझट छोड़िए, आपको केवल डिफरेंस लिखना है और 11 और 5 का जो अंतर होगा वो होगा 6। d2 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता और उसके बाद के वर्ग की बारंबारताओं का अंतर, यानी 11 और 3 का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? 8 होगा। और उसके बाद एक रह गया h मतलब क्लास इंटरवल, CI या I या C जो भी लिखना चाहें। 45 से 50, 50 से 55 कितना आ गया? 5 आ गया बेटा। तो ये जो है फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। m0 बराबर l का मान कितना आ गया? 55 प्लस d1 का मान कितना आ गया? 6 बटा d1 प्लस d2 का मान कितना है? 8 और गुणा 5। तो ये आपका आ गया m0 बराबर 55 प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 30 और नीचे जोड़ दिया इसको 14 आ गया। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 55 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकता हूँ मैं 15 बटा 7। तो ये मान आ गया 55 और 15 में 7 का भाग दिया तो 2.1 के लगभग जो है वो आ गया आपका मान। लगभग मान ज्ञात कर देंगे तो ये आपका बहुलक m0 का मान जो है वो बेटा आ गया 57.1। आगे 2 स्थान तक करना चाहे तो 2 स्थान तक इसको हम कर सकते हैं। इसके साथ बहुलक जो है वो आपका कंप्लीट आ गया। तो ये बात आ गई बहुलक की, माध्यिका की और समांतर माध्य की। कुछ मोटी मोटी बातें और देखेंगे हम इसमें, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हमारे पास बताने के लिए। तीनों चीज़ें मोटा मोटी आ गई हैं। माध्यिका का सवाल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, उस सवाल को एक आध को आप कर लेंगे। कई बार छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न पूछ लेता है कि माध्यिका, बहुलक और माध्य में से सबसे बड़ा मान कौन सा होता है और सबसे छोटा मान कौन सा होता है। 3 चीज़ें देखी हमने, एक तो समांतर माध्य, दूसरा मान जो पढ़ा हमने था वो कितना था, कौन सा था? माध्यिका। और तीसरी वैल्यू जो पढ़ी हमने वो कौन सी थी? बहुलक। इसको हम लिख सकते हैं ME लिखता है आपकी बुक में, आप कुछ भी लिखना चाहें। सामान्यतः हम इसको x बार लिखा करते थे, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। किताब में आपकी ME दे रखा है, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है x बार लिखने की। इसको जो है वो M लिखते हैं, इसको Z लिखते हैं, या आप अभी जैसे बताया m0 आप लिख सकते हैं। ये 3 मान हैं। अगर प्रश्न बनता है कि इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा होता है और सबसे छोटा मान कौन सा होता है, यानी अगर एक ही सवाल से हम सॉल्व करना चाहें तो कौन से मान जो है वो किस तरह से क्रम में आएंगे, तो दिमाग में रखें ये जो वैल्यू है वो स्टार्ट यहाँ से होगी आपकी x बार से। x बार का मान सबसे छोटा किससे छोटा है? x बार m से छोटा है, और m जो है वो किससे छोटा है? m0 से। कहने का मतलब माध्यिका जो है वो बीच का मान है, ये चीज़ दिमाग में रखना। स्टार्टिंग कहाँ से? समांतर माध्य, यानी अर्थमेटिक मीन इज लेस देन मीडियन एंड लेस देन मोड। मोड मतलब बहुलक है। ये चीज़ें आपकी आ गई हैं। बाकी कुछ इसमें स्पेशल है नहीं, छोटी मोटी बातें और कुछ कर लेंगे हम। कुछ बातें आती हैं जैसे समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, एक जगह कहा है, सही गलत पूछा है।
कि समांतर माध्य एक स्थैतिक मान है। स्थैतिक का मतलब स्थिति के आधार पे। इसमें पूछा है यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, तो ये सही है या गलत है। देखिएगा, समांतर माध्य एक स्थैतिक मान नहीं है। स्थिति के आधार पे समांतर माध्य नहीं है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है उसके आधार पे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये समांतर माध्य नहीं है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपका फॉल्स होगा। हाँ, अगर ये पूछे कि माध्यिका एक स्थैतिक मान है तो बिल्कुल क्लियर होगा कि माध्यिका जो है वो आपका एक स्थैतिक मान है। एक प्रश्न बनता है कि 380 परिवारों में जोत का आकार दिया हुआ है, जोत का माध्यिका आकार ज्ञात करना है। तो आपको जो है कोई भी सवाल बने इस तरह का कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और नीचे आपको दे देगा माध्यिका के आधार पे f का मान दे देगा, और f जो है वो आप 5, 7 जो भी दिया हुआ है इसके आधार पे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, और माध्यिका के सवाल पे विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि तीनों ही सवाल जो है इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी सवाल इसमें से आ सकता है, तो आप ये लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसके साथ मेरी तरफ से ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी आप लोगों की कोई दिक्कत हो आप फ़ोन करके पूछ लें, यूट्यूब पे कमेंट कर दें, या आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।